4 में प्रोविजन विद रिगार्ड टू द रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। Judges of the High Court and judges of the Supreme Court are not the employment. They are not the employees. They are the person who are taking oath, under the Constitution. नौकर और संविधान के अंदर शपथ लेने वाले लोग, जो संविधान की रक्षा के लिए इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग हैं, वो दोनों वर्ग अलग हैं। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं स्टेट का। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी जजेस हैं अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, एचजेएस हो, मुंसिफ हो, जो भी हो, है ना। हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट होता है थ्रू वारंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वारंट से अपॉइंट होता है ना, लेकिन प्रेसिडेंट का ही वारंट होता है, चीफ जस्टिस का तो वारंट नहीं है ना। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ही है। झगड़ा किस बात का है इधर हमारा, ये जो स्टेट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इटसेल्फ स्टेट, और इटसेल्फ स्टेट का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो लॉ है वो हाई कोर्ट की कंसेंट से बनता है। किसी भी स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका लॉ स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअली अपनी थॉट्स पर नहीं बना सकती, हाई कोर्ट के कंसेंट के अनुसार बनता है। मैं आपको एक केस का उदाहरण बताऊंगा। बिहार, स्टेट ऑफ बिहार का जो 5 जजेस का जो जजमेंट है, आपको मालूम होगा बिहार के स्टेट ने एक कानून पास किया कि एचजेएस में रिजर्वेशन होना चाहिए। एचजेएस के रिजर्वेशन के जो उसने रूल्स पास किए, हाई कोर्ट ने कहा कि हम इनको नहीं मानते। तो वहां का गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में था, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रूल बनाने की हमारी शक्ति है। गवर्नर ने रूल बनाकर उसको नोटिफाइड कर दिया। रूल जब नोटिफाइड हो गया, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर जुडिशियल पावर में वो जो रूल्स थे वो चुनौती दिए गए। चुनौती देने के बाद में हाई कोर्ट ने रिट इंटरटेन किया, बनाने वाले वो थे, इंटरटेन किया, और हाई कोर्ट ने इंटरटेन करने के बाद में उन रूल्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मासूम तरीके से कहा कि जुडिशरी और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में आमना सामना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूशन इज द पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट और जुडिशरी आपस में हमें भिड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे से सामंजस्य बनाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या क्या किया, भिड़ना नहीं चाहिए इतना तो कहा, लेकिन बाद में यह भी कहा कि जो ये कानून बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने गलत बनाया, क्योंकि जुडिशरी के लिए कोई भी कानून बनाना है तो हाई कोर्ट की कंसल्टिंग, और वो भी कंसल्टिंग बाइंडिंग होगी, उसके अनुसार लॉ बनेगा। कर दिया व्याख्या। मेरे विद्वान साथियों, कॉलेजियम की जो एंट्री भारत में हुई वो रिकमेंडेशन के लिए हुई, और रिकमेंडेशन के अनुसार उनका यह कहना था फ्री एंड फेयर अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के अंदर हो। इस बात के लिए उन्होंने कॉलेजियम के सिस्टम का निर्माण किया। कॉलेजियम के सिस्टम के निर्माण में आपको मालूम है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं, दे आर द रिकमेंडिंग जजेस। मालूम है आपको, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज, 3 लोग का कॉलेजियम स्टेट में होता है। यहां से वो लॉ मिनिस्टर को और गवर्नर को भेजते हैं। जो लॉ मिनिस्टर को कॉपी जाती है, एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट जाती है। जो लॉ मिनिस्टर होता है वो अपनी आईबी की रिपोर्ट के साथ में इधर सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट वहां से रिपोर्ट देखने के बाद में उसको रिटर्न भेज देती है लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, पूरी इस रिपोर्ट और रिकमेंडिंग जो पोजीशन है उसको कैबिनेट को भेजते हैं। कैबिनेट जो है प्रधानमंत्री के सामने रखता है, और प्रधानमंत्री उस रिकमेंडेशन को सेटिस्फाई होने के बाद में फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि साहब दस्तखत कर दीजिए।
क्या? अब हमारी समस्या क्या है? अब हम लोग अपनी समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक चीज और मैं बताऊं, जिससे कि और आपको एक चीज क्लियर होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वहां रिजर्वेशन है। आपको हैरानी लगेगी कि ये बीएम सिंह रिजर्वेशन की बात कैसे कह रहे हैं। रिजर्वेशन हमारे लिए नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन है वहां। नॉर्मली हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस है वही तो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया रिजर्वेशन इज देयर। उन्होंने कोटा फिक्स किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 4 जजेस 5 जजेस, हरियाणा का 1, पंजाब का 1 2 3 जजेस, दिल्ली का 1 2 जजेस, फलाने का 1 2 जजेस, और जो छोटे छोटे स्टेट हैं उनका 5-6 स्टेट का मिलाकर किया 2 3 जजेस। कहने का मतलब है जब आसाम का कोटा खाली होता है तो आसाम में बैठा हुआ जज जूनियर क्यों ना हो, इलाहाबाद में बैठा हुआ जज सीनियर क्यों ना हो, हरियाणा में बैठा हुआ जज सीनियर क्यों ना हो, अगर कोटा आसाम का खाली हुआ है तो आसाम के जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाता है। क्या तर्क है उसका? जब आप रिकमेंडेशन को, जो एमओपी है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जब आप एमओपी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने कहा कि भारत जो है ज्योग्राफिकल आधार पर बहुत ही विभिन्न क्षेत्रों का देश है और ज्योग्राफिकल आधार पर यहाँ इतनी विभिन्नता है, यदि सबको हमने अगर वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो उस क्षेत्र विशेष में अन्याय होगा। मेरा एक लॉजिकल सवाल है, अगर भारत में भौगोलिक विभिन्नता है तो उससे ज्यादा सामाजिक विभिन्नता है कि नहीं? अगर भौगोलिक विभिन्नता को आप दूर करने के लिए और न्याय की प्रस्थापना के लिए अगर उनको आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सामाजिक विभिन्नता के आधार पर रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकता? क्या यह मेरा सवाल उठाना गलत है? अगर भौगोलिक विभिन्नता के आधार पर अन्याय को दूर करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर बना दिया कि नहीं भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज सीनियर भले हो लेकिन आसाम वाले को भी रिप्रेजेंटेशन देना है, तो जूनियर आदमी को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, इस सीनियर आदमी को यहीं पर रोक कर रखते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो मेरा यह कहना है अगर भौगोलिक विभिन्नता के अन्याय को दूर करने के लिए रिप्रेजेंटेशन हो सकता है तो सामाजिक विभिन्नता के आधार पर रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकता? वन क्वेश्चन। सेकंड, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि इंडियन जुडिशियल सर्विस बन जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी। मैं उन विद्वान साथियों को यह बात याद दिलाना चाहता हूं, इंडियन जुडिशियल सर्विस बन जाए अलग विषय है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और जो सिस्टम है वो अलग विषय है। प्लीज डोंट मिक्स इट। इंडियन जुडिशियल सर्विस का केवल इतना ही मतलब होगा कि इंडिया लेवल पर जुडिशियल सर्विसेज की भर्ती हो जाएगी, तो जैसे आईएएस हर प्रदेश में घूमता है इधर से उधर, ऐसे ही आपके जजेस ऑल इंडिया लेवल में इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। हाई कोर्ट की तो पूरी व्यवस्था लिखी है ना, 217 में 224 में पूरी व्यवस्था लिखी है ना, क्योंकि जो हाई कोर्ट्स हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। जैसे हर राज्य के लिए एक विधानसभा निर्धारित है, उसी प्रकार हर राज्य के लिए हाई कोर्ट निर्धारित है। जैसे विधानसभा एबॉलिश नहीं हो सकती फेडरल सिस्टम में, उसी प्रकार हाई कोर्ट भी उसी फेडरल सिस्टम का अंग है। हमारा इशू क्या है? ये हमारा इशू क्या है साथियों?
एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 पिलर्स। अब मैं आपको थोड़ी सी इधर की कुछ बातें बताना चाहता हूं। इज इट क्लियर? 3 पिलर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक पिलर है क्रिएचर ऑफ लॉ, पार्लियामेंट और विधानसभा क्रिएचर ऑफ लॉ। सेकंड पिलर है एग्जीक्यूटिव, आईएएस से लेकर नीचे तक सर्विसेज है। और तीसरा पिलर है जुडिशरी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हु आर वायलेटिंग द लॉ, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 पिलर है। चौथा पिलर मीडिया कहा जाता है, संविधान में उसका कोई वो नहीं है, प्रैक्टिकल उसका रूप है। मैं इन तीनों के बारे में चर्चा ना करके जुडिशरी की ही चर्चा करूंगा थोड़ी सी। ये 2 पिलर के बारे में केवल 2 बात कहकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता साथी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी इधर। हम जैसे पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, बात ठीक है, तो क्या पॉलिटिकल पावर का आप यही मीनिंग मानते हैं कि हमारी ही सरकार, एक ही दल की सरकार और हमारा ही नियंत्रण, यह माना जाता है क्या? मैं अगर शेड्यूल कास्ट की अगर बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा विजन 85% है SC ST OBC और माइनॉरिटी। अभी हम लोग शेड्यूल कास्ट की अगर बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से देश की पार्लियामेंट में आपका रिप्रेजेंटेशन है कि रिजर्वेशन है कि नहीं है? फिक्स है। वो इस पार्टी से हो या उस पार्टी से, वो इस पार्टी से हो या उस पार्टी से, वो परमानेंट है। भारत में आज की तारीख में भी 131 सांसद पूरे देश से चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में। ए ना होगा, बी होगा, बी ना होगा, सी होगा, सी ना होगा, डी होगा, बट इट इज नेसेसरी ही वुड बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब। मैं कहता हूं 131 सांसद और विधायक हर विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन है आपका, यूपी में या कहीं भी, है ना? सवाल यह है, अगर 131 सांसद जो कानून बनाने वाले लोग हैं, अगर वो अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ते, तो क्या वो 131 सांसद के रहते कोई भी बिल हमारे विरोध में पास हो सकता था? मैं कहता हूं 131 सांसद होने का मतलब है बिना किसी पार्टी के एक बहुत बड़ी पार्टी होना। इज इट करेक्ट और नॉट? बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हुए 131 सांसद होना, और यदि वो हमारे समाज के निर्णय के साथ में होते, अधिकारों के साथ में होते, तो बिना किसी पार्टी के भी वो 131 सांसद इतने ज्यादा हैं कि हमारे विरोध में कोई निर्णय लेना आसान नहीं था। लेकिन इसके आगे मैं पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में नहीं बोलूंगा। क्या वो 131 सांसदों का प्रभाव हकीकत में दिख भी रहा है? एक सुर से शायद मेरा ये देश अब ये समझने लगा है, हमारे लोग समझने लगे हैं कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से लोग पहुंचे और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था वो बात सच साबित हो गई। उस कानून बनाने वाले को तो ये भी नहीं मालूम है कि ये बिल कौन सा आ रहा है, उसे तो ये भी नहीं मालूम। रिप्रेजेंटेशन है, अनइफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, अनइफेक्टिव। हैरानी होगी थोड़ा सा भी, अभी मैं यूपी के जब आपको जिक्र करूंगा इसके बारे में, 31 नाम का रिकमेंडेशन हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट से ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडेमिक। आउट ऑफ 31 देयर वाज नो सिंगल नेम ऑफ द शेड्यूल कास्ट पर्सन रिकमेंडेड। जब हमको जानकारी मिली, we have write down a letter to the Chief Justice of Allahabad High Court. We want to some time to place the important facts. Again we have send a reminder. Honorable sir, we want to place some important facts with regard to these recommendations. Therefore, some minutes may be permitted to us. He has not given any attention to our letter. Why? हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में निर्णय लिया, ओके, अगर हमें मिलने का समय नहीं देगा तो हम बात नहीं बोलेंगे, रास्ता निकालना पड़ेगा।
बहुत सारे वकील कमजोर या सामान्य आदमी क्या कहता है, साहब लेटर लेने से मना किया, तो हम लोग क्या सलाह देते हैं, अरे नहीं ले रहा है कोई नहीं, रजिस्ट्री कर दे। यही तो बोलते हैं आप और हम, रजिस्ट्री कर दे। चीफ जस्टिस को ऑफिशियल मेल किया, उसके बाद हमने निर्णय लिया कि भाई और तो नहीं, लेकिन हमारे शेड्यूल कास्ट के जो सांसद विधायक हैं इस प्रदेश भर में, उनके पास में ये मुद्दा ले जाएंगे और इसके समर्थन में उनसे कहेंगे कि वो पार्लियामेंट में अपनी ये आवाज उठाएं। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो लॉ मिनिस्टर है, उसको हमारे मुद्दे के समर्थन में पत्र लिखें। अब बहुत उसमें से उत्तर प्रदेश में 17 सांसद शेड्यूल कास्ट के हैं, 17 सांसद को अप्रोच किया गया तो ज्यादातर सांसद तो भाजपा के समर्थन में, उनसे जीते हुए हैं। जो भाजपा के समर्थन से नहीं जीते थे उनमें से 5-6 सांसदों ने हमारे मुद्दे के समर्थन में पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे आपकी बात उठाने की। करीब 17-18 विधायकों ने भी हमको पत्र दिया। जिन्होंने पत्र दिया उनको धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया मैं उसका आपको उदाहरण सुना दूं, आपको मजा आ जाएगा। आगरा के एक विधायक हैं, इत्तेफाक से सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, उसके पास जब गए तो उसने हमारे लोगों को क्या कहा, हमने तो केवल रिकमेंडेशन जो थी उसके बारे में ये कहा था कि भाई हमारे लोगों का भी नाम होना चाहिए, अच्छे लोग उपलब्ध हैं। तो उस नेताजी ने कहा ये तो सरकार विरोधी काम है और हम तो सरकार में मंत्री हैं, तो हम सरकार में मंत्री हैं तो सरकार विरोधी काम में आपका साथ कैसे दे सकते हैं। तो हमारे जो अधिवक्ताओं की टीम गई थी, क्योंकि अधिवक्ता साथी गए थे, तो अधिवक्ता साथी ने कहा हमारे समाज का वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है और होना चाहिए, इस समर्थन में यदि हम बात कर रहे हैं तो सरकार विरोधी है। बोले बिल्कुल। तो उसका हमारे लोगों ने जवाब दिया, अगर सरकार के अनुसार अगर अपने अधिकार मांगना, रिप्रेजेंटेशन मांगना अगर सरकार विरोधी कार्य है और तुम उसके इस कार्य में समर्थन कर रहे हो तो हमारे विरोध में काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? विरोध में काम कर रहा नहीं कर रहा? हमने कहा यही समाज को बताने का काम है, यही समाज को बताने का काम है। जो लोग सांसद विधायक वहां पर हैं उनको इस बात से मतलब नहीं है कि हमारे समाज के अधिकारों की क्या पोजीशन है, उन्हें इस बात से मतलब है कि हम ये बात नहीं उठाएंगे क्योंकि हम उस सत्ता की पार्टी में हैं। कोई नहीं, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, केवल पॉलिटिकल पावर से हमारी समस्या का हल होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग हैं लेकिन हमारा काम करने वाले लोग नहीं। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं छोड़ के। एग्जीक्यूटिव में भी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन इज देयर, रिजर्वेशन इज देयर। वो पूरा हुआ या नहीं हुआ ये अलग विषय है। अब मैं जुडिशरी की बात करना चाहता हूं थोड़ा सा, जिससे कि पता चलेगा आपको कि हम जुडिशरी पर ही काम क्यों कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है और हमने विद्वान साथियों को यहां बुलाया। विद्वान साथियों के बारे में तो जब हम लोगों ने संगठन के बारे में विचार बनाया तो मुझसे कहा, बीएम सिंह आप पागल हो गए हो। हमने कहा क्यों? बोले वकीलों के संगठन का बनाने का मतलब है कि एक मेंढक को तराजू में रखना और दूसरे का तराजू से उतर जाना। हमने कहा अच्छा। हमने कहा कठिन काम है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। अरे गहरे भीड़ का संगठन तो बहुत सारे बने हुए हैं और कितने वो प्रभावशाली हैं ये भी हमको मालूम है। बोले क्या मतलब? हमने कहा कि भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास को उठाकर देखो तो पता चलेगी लड़ाई वकीलों ने लड़ी है। मैं भारत की बात करता हूं। जिन लोगों ने हमारी गुलामी की जंजीरों जकड़ी, जो गांधी था वो भी बैरिस्टर था, नेहरू था वो भी बैरिस्टर था, नेहरू का बाप भी बैरिस्टर था, सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे, टीबी सबरू भी बैरिस्टर था, राजेंद्र दास जी भी बैरिस्टर थे। और जिस पाकिस्तान को रोजाना गाली देते रहते हो वो पाकिस्तान का मुखिया जिन्ना भी बैरिस्टर था। और जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम अपना आदर्श मानते हैं वो भी बैरिस्टर थे। तो हमने कहा बिना बैरिस्टर की लड़ाई कौन सी लड़ी है जी?
अभी टाक साहब ने इधर बताया मार्टिन लूथर भी बैरिस्टर था, है ना। भारत अमेरिका का पहला राष्ट्रपति भी बैरिस्टर था। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, वो भी बैरिस्टर था। अन्य का वकीलों की केवल एक दिक्कत है, जब तक मेरे भाई अंदर से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं करेंगे। ये तो कोई समस्या की बात नहीं है। अगर किसी हमारे भाई का सवाल है, पॉजिटिव सवाल है, तो हम भरकस कोशिश करेंगे अपने भाइयों के सामने तथ्य रखने की, क्योंकि मैं जानता हूं भीड़ और शेर में अंतर होता है। भेड़ बकरियां वो चीज है, कोई भी एक शख्स छोटे से डंडे से उन्हें हाँक सकता है। शेरों की संख्या जंगल में गिनी चुनी होती है, 2 4 5 ही होते हैं, लेकिन वो 2 4 5 ही पूरे जंगल को हिलाते हैं। पूरा जंगल कांपता है, थर्राता है, इधर से ना आ जाए, उधर से ना आ जाए, किधर से ना आ जाए।